तो 4 अप्रैल का जेईई मेन पेपर फाइनली हो गया और जैसा कि हर साल होता है, दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या मैथ्स ने इस बार भी पूरा गेम पलट दिया? शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, कौन सा पेपर ज्यादा टफ था? चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एकदम आसान भाषा में। हर तरफ बस यही चर्चा चल रही है कि भाई कौन सी शिफ्ट ज्यादा ट्रिकी थी और क्या मैथ सच में इतना लंबा था कि सीधा रैंक पर असर पड़ेगा। तो चलो इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। तो शुरुआत करते हैं शिफ्ट 1 के फाइनल वर्डिक्ट से। लेट्स सी आखिरकार कैसा था ये पेपर और अगर इसको शिफ्ट 2 के सामने रखें तो कहाँ स्टैंड करता है। यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। स्टूडेंट्स जब एग्जाम देकर निकले उन्हें पेपर मॉडरेट से टफ की तरफ लगा, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया तो उन्होंने कहा नहीं, पेपर मॉडरेट था। तो ये गैप क्यों फील हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और इस गैप की सबसे बड़ी वजह मतलब जो मेन कल्प्रिट था वो था एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग मैथ सेक्शन। बिल्कुल, इसी ने पूरे पेपर का फ्लो बिगाड़ दिया और परसेप्शन चेंज कर दिया। तो आखिर इस मैथ सेक्शन में ऐसा क्या था जो ये सबके लिए एक स्पीड ब्रेकर जैसा बन गया? चलो इसको आराम से समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या थी। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि मैथ्स के सवाल कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे। असली चैलेंज था उनकी लेंथ और जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशंस। और पता है क्या, लगभग यही ट्रेंड शिफ्ट 2 में भी कंटिन्यू हुआ, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा खेल बन गया। ये रहे वो टॉपिक्स जिनका वेटेज सबसे ज्यादा था। वेक्टर 3D और कॉनिक सेक्शंस के सवाल आसान थे, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस ने काफी टाइम खा लिया। यही तो स्ट्रैटेजी का टेस्ट था। और हाँ, शिफ्ट 2 में भी इन्हीं चैप्टर्स का दबदबा बना रहा। चलो, मैथ्स के इस तूफान के बाद फिजिक्स ने थोड़ी सी राहत दी। दोनों ही शिफ्ट्स में ये सेक्शन मॉडरेट लेवल का था और काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड था। सही में इसने थोड़ी चैन की सांस दिलाई। फिजिक्स का पेपर, जैसा मैंने कहा, मॉडरेट था और ज्यादातर सवाल सीधे सीधे फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर थे। मतलब साफ है, जिनकी तैयारी सॉलिड थी ना, उनके लिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ये एक हाई स्कोरिंग मौका था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सवाल कोर कॉन्सेप्ट से ही थे। किनेमैटिक्स, वर्क एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर्स से तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए। हाँ, शिफ्ट 2 में मॉडर्न फिजिक्स से थोड़े ज्यादा सवाल थे, पर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल सेम ही था। अब आते हैं इस पेपर के असली स्टार परफॉर्मर पर, यानी कि केमिस्ट्री। ये सेक्शन आसान था और पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड था। सच में इसने रैंक बचाने का काम किया है। पता है केमिस्ट्री आसान क्यों थी दोनों शिफ्ट्स में? क्योंकि सवाल सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए थे। तो सफलता की कुंजी क्या थी? फास्ट मेमोरी रिकॉल। जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से घोलकर पी लिया था, उनके लिए तो ये जैकपॉट से कम नहीं था। जैसे कि इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से डायरेक्ट थ्योरी वाले सवाल थे। ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स और नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आए थे। अब इससे ज्यादा आसान और क्या ही हो सकता है। ओके, तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। पेपर का एनालिसिस तो हो गया, लेकिन इतने मॉडरेट पेपर के बाद कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बन सकती है? तो ये है वो मैजिक नंबर। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस पेपर में 99 परसेंटाइल लाने के लिए स्कोर 180 से 190 के बीच होना चाहिए। क्योंकि दोनों शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल काफी पास था, ये फिगर दोनों के लिए एक अच्छा बेंचमार्क है। चलो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर स्कोर 111 से 120 के बीच है तो 97 परसेंटाइल से ऊपर की उम्मीद कर सकते हैं, और वहीं 91 से 100 के स्कोर पर लगभग 95 से 96 परसेंटाइल बन सकती है। देखो, जेईई मेन तो बस पहला पड़ाव है, असली मंजिल तो आईआईटी है ना? तो अब बात करते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करना। सिंपल शब्दों में क्वालिफाइंग कट ऑफ वो मिनिमम परसेंटाइल स्कोर है जो आपको जेईई एडवांस का टिकट दिलाता है। इसके बिना आईआईटीज का दरवाजा नहीं खुलता। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या टारगेट रखना है? जनरल कैटेगरी के लिए टारगेट 93.3 परसेंटाइल के आसपास रहेगा, इसलिए अपने परफॉर्मेंस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में सारी बात आकर इस एक चीज पर रुकती है, परफॉर्मेंस पेपर कितना मुश्किल है इससे कम और आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा डिफाइन होती है। जिन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया, मैथ्स के लंबे सवालों को छोड़कर पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री निपटाया, उन्होंने सही में बाजी मार ली। तो अब जब पूरा एनालिसिस सामने है, सोचिए
अगले अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? याद रखिए, हर एग्जाम बस एक मौका है कुछ सीखने का। अपनी गलतियों से सीखो, स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाओ और बस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाओ। ऑल द बेस्ट।